दोपहर के खाने का समय होने वाला था। वल्लभ जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी अचानक से बाहर आसमान में काले काले बादल छा गए। थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी रेवती जी से कहा, लगता है आज बारिश आने वाली है। रेवती जी ने कहा, अब बरसात का मौसम है तो बारिश तो आएगी ही। यह बताइए कि आपके घुटनों का दर्द कैसा है। वल्लभ जी ने कहा कि अब तो पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। वैसे भी आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं, तो भला मुझे क्या हो सकता है। रेवती जी धीरे से मुस्कुरा उठी। तभी झमाझम बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। वल्लभ जी ने कहा, आज बहुत दिनों के बाद बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसे मौसम में पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। जरा अपने स्पेशल वाले पकौड़े बना दो ना। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। याद है शादी के बाद शुरुआती दिनों में जब मैं ऑफिस से आता था तो तुम कितनी बार मेरे लिए मनपसंद पकौड़े बनाकर रखती थी। रेवती जी पुरानी यादों में खो गई और कहने लगी, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं आपको पकौड़े खाए। वैसे भी बुढ़ापे में ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना हजम भी कहाँ होता है। वल्लभ जी मुस्कुरा दिए और रेवती जी रसोई में गुनगुनाते हुए पकौड़े तलने लगी। पति की खुशी से बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी ने खाने के साथ थोड़े से पकौड़े भी खाए। शाम को उनकी बहू अंजलि ऑफिस से घर आई और रसोई में गई तो उसने देखा कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था और स्लैब पर थोड़ा सा बेसन बिखरा हुआ था। यह देखकर उसे कुछ शक हुआ। उसने अपनी सास को बुलाकर पूछा कि यह सब क्या है। तो रेवती जी ने कहा कि बारिश का मौसम है ना, तुम्हारे ससुर जी को पकौड़े खाने की इच्छा हो गई तो मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे। यह सुनकर अंजलि गुस्से में आग बबूला हो उठी और कहने लगी कि आपका दिमाग खराब है क्या। पापा जी ने कभी भी उठकर कुछ भी फरमाइश कर दी तो आप दौड़कर रसोई घर में जाकर राशन बर्बाद करने लगेंगी। आपको पता है कि प्याज और बेसन तेल कितना महंगा हो गया है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर घर का खर्चा चलता है। आप लोग तो बुढ़ापे में आराम से घर पर बैठ गए हैं। पापा जी ने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ढंग का काम किया नहीं। पता नहीं कौन सी दुकान पर हिसाब किताब लिखने का काम करते थे। अरे सही ढंग की नौकरी की होती तो पेंशन वगैरह ही मिल गई होती, लेकिन नहीं। जाने दीजिए, हम लोग घर संभाल तो रहे हैं, मगर जब पापा जी को पेंशन भी नहीं मिलती है फिर भी आप लोग हमारी परेशानी को समझते नहीं। हम लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग यहाँ अपने जीभ के हाथों मजबूर होकर राशन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यह सब कुछ सुनकर रेवती जी अवाक रह गई। उन्होंने धीरे से कहा, अरे बहू, वह रोज़ थोड़ी ना होता है। आज बारिश हो रही थी ना, इसलिए। अंजलि तपाक से बोली, बारिश तो अभी रोज़ ही होगी। आप लोगों को सबक सिखाने के लिए अब मैं रसोई घर में ताला लगाकर जाऊंगी। यह सब सुनकर रेवती जी के होश उड़ गए। उधर उनके पति वल्लभ जी भी अपमानित हो गए। उनकी वजह से उनकी पत्नी को आज कितना कुछ सुनना पड़ रहा था। उनकी बूढ़ी आंखों में पानी आ गया था। इधर रेवती जी अपने पति के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ़िलहाल उन्हें बहुत तेज़ की रुलाई आ रही थी और वह अपने पति के सामने रोकर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। उधर उनके पति भी तकिए में मुँह छुपाकर रो रहे थे। इन दोनों की तकलीफ़ की परवाह किए बिना अंजलि गुस्से में डिनर बनाने की तैयारी करने जा रही थी। उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके बूढ़े सास ससुर के दिल पर क्या बीत रही होगी। जब रात के 9 बजे अखिल ऑफिस से घर आया तो घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन तो उसके माता पिता को खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसलिए वह लोग अपने कमरे में लाइट ऑफ करके सोने चले गए थे। अखिल ने खाने की टेबल पर बैठकर अपनी पत्नी से पूछा, अंजलि, मम्मी पापा ने खाना खा लिया ना। तो अंजलि मुंह बनाते हुए झूठ बोलने लगी, अरे उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, यह पूछने से पहले तुम्हें यह पूछना चाहिए था कि मैं कैसी हूँ। वैसे उन्होंने खाना खा लिया है, तुम्हें तो बस अपने मम्मी पापा की फ़िक्र लगी रहती है, पत्नी के बारे में तो तुम सोचते ही नहीं हो। अखिल कहने लगा, अच्छा चलो बताओ तुम कैसी हो। तो अंजलि कहने लगी, ठीक नहीं हूँ। एक तो दिन भर ऑफिस का काम करो, फिर घर आकर घर का काम करो, थक जाती हूँ मैं। और तुम्हारी माँ रसोई के कामों में मेरी मदद भी नहीं करती हैं। अखिल ने बोला, लेकिन तुम्हें ही तो मम्मी का रसोई घर में काम करना पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है वह अधिक तेल मसाले का प्रयोग करती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सुनकर अंजलि ने मुंह बना लिया, क्योंकि यह बात वह अक्सर अखिल से बोला करती थी। अखिल कहने लगा,
घर आते ही तुम शिकायतों का पुलिंदा लेकर मत बैठा करो यार, पहले मुझे चैन से खाना तो खाने दो। अंजलि उसे खाना परोसने लगी, लेकिन वह मन ही मन बड़ी खुश थी कि आज की फटकार के बाद दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए सो गए थे। वह मन ही मन प्रसन्न थी। अखिल सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। उसके बाद अंजलि ने अपने सास ससुर का खाना निकालकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पीने का पानी भी वहीं लाकर रख दिया और उसके बाद किचन के दरवाजे पर ताला लगा दिया। रेवती जी कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वह तो वैसे भी अपने बेटे बहू के ऊपर निर्भर थी। तो फिर उन्हें बुढ़ापे में बेटे बहू के हिसाब से ही तो जीना था। वह अपने बेटे से बहू की शिकायत भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि बात निकलेगी तो इसका सीधा असर उन दोनों पर होगा और बुढ़ापे में वह बेटे बहू से और अपमानित नहीं होना चाहती थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि बहू अपनी बातों से बहला फुसरा कर अखिल को मना ही लेगी, लेकिन उसके बाद उन लोगों पर और भी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देगी। आजकल वल्लभ जी की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी, तो वह अपने पति को और ज़्यादा तनाव नहीं देना चाहती थी। उधर अंजलि को बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था कि उसने अपने सास ससुर को सबक सिखाया है। शाम को तो वैसे भी वह अखिल से पहले ही घर आ जाती थी, इसलिए अखिल को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसकी पत्नी रसोई में ताला लगाकर ऑफिस जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रसोई घर पर लगा हुआ ताला रेवती जी को हमेशा मुंह चिढ़ाता हुआ सा लगता था। अंजलि जब अपने सास का उतरा हुआ चेहरा देखती तो उसके मन को बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक दिन उसके होश उड़ गए, क्योंकि अचानक ही दोपहर में अंजलि की माँ सुजाता जी उसके घर पहुँच गई। सुजाता जी को देखकर रेवती जी बड़ी खुश हुई और उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें घर के भीतर बुलाया। सुजाता जी ने कहा कि मैं इधर पास में ही अपनी एक सहेली से मिलने आई थी, तो सोचा कि आपसे भी मिलती चलूं। रेवती जी ने कहा, यह तो आपने बहुत बढ़िया किया, मैं भी बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। रेवती जी ने उन्हें एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर वह कहने लगी कि मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वह अपना पुराना सा छोटा वाला मोबाइल उठाकर बालकनी में चली गई। वह परेशान सी लग रही थी। सुजाता जी को समझ में नहीं आया कि रेवती जी आखिर इतनी परेशान क्यों हैं। जब काफ़ी देर तक वह बालकनी से वापस नहीं आई तो सुजाता जी उन्हें देखने के लिए बालकनी में पहुंच गई। वहां पर उन्होंने देखा कि रेवती जी बार बार किसी को फ़ोन लगा रही हैं और फ़ोन उधर से कोई उठा नहीं रहा था। रेवती जी एक बार और कोशिश की, इस बार फ़ोन उठा लिया गया। रेवती जी ने दबी जुबान में कहा, बहू तुम वह रसोई की चाबी। लेकिन अंजलि उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, अच्छा तो आपने रसोई घर की चाबी के बारे में बात करने के लिए मुझे फ़ोन लगाया है। चुपचाप फ़ोन रखिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रेवती जी उसे फ़ोन लगाकर बताना चाह रही थी कि उसकी माँ आई हुई है और उनकी खातिरदारी के लिए ही उन्हें रसोई घर में जाना है। वह जल्दी से घर आ जाए, वरना उसका सारा भेद खुल जाएगा। लेकिन अंजलि अपने अहंकार में चोर मुस्कुराते हुए अपना काम करती रह गई और उसने अपनी सास का फ़ोन नहीं उठाया। इधर सुजाता जी सारी सच्चाई जानकर समझ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने रेवती जी की बातें भी सुन ली थी और रसोई घर में लगा हुआ ताला भी देख लिया था। सच्चाई जानकर सन्न रह गई थी वह। यह सब कुछ देखकर उनका कलीजा मुंह को आ गया था कि उनकी बेटी अपने ससुराल में यह क्या कर रही है। उनकी आंखों में नमी उतर आई। तभी रेवती जी फिर से हॉल में आई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सुजाता जी को चाय नाश्ता कहाँ से करवाएं। वह शर्म के मारे उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। लेकिन सुजाता जी ने तो रेवती जी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी अपने ससुराल में यह गुल खिला रही है और मुझे पता भी नहीं, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, गलती आपके बेटे की भी है कि उसने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। एक ही घर में रहते हुए उसे आज तक यह बात कैसे नहीं पता चली कि रसोई घर में अंजलि ताला लगाकर जाती है। और अगर उसे पता है और वह भी इन सब में शामिल है, तो गलती आपके बेटे और मेरी बेटी दोनों की बराबर है और आज उन दोनों को इसका सबक मिलेगा। रेवती जी ने बोला, नहीं, अखिल तो कुछ भी नहीं जानता और हमने उसे कुछ बताया भी नहीं, वरना उसके और अंजलि के बीच में लड़ाई होती और आखिरकार अंजलि उसकी बीवी है, उसके साथ उसे अपना पूरा जीवन गुजारना है। क्या पता वह भी अपने माँ बाप से मुंह मोड़ ले, फिर उस बुढ़ापे में हम बेसहारा बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहते और ना ही अपनी इज्जत गंवाना चाहते थे। सुजाता जी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, आज इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। सुजाता जी ने आगे कहा कि वह तो मैंने रसोई घर पर लगा हुआ ताला देखा और ऊपर से मैं बालकनी में आपको बुलाने के लिए आई थी, तो मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली।
अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद से मेरी बेटी आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगी। मैं आज यह मामला सुलझाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। इतना कहकर सुजाता जी वहीं सोफे पर बैठ गई। रेवती जी भी उनके पास ही बैठ गई और सोचने लगी कि सुजाता जी कितनी अच्छी हैं, जो अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना चाहती हैं। वरना कुछ माँ तो ऐसी भी होती हैं जो अपनी बेटियों को गलत करते देखकर कुछ भी नहीं कह पाती हैं। रेवती जी को पता नहीं था कि सुजाता जी ने क्या किया है, लेकिन तभी अचानक अखिल गेट पर आ गया। अखिल को अचानक घर आया देख रेवती जी हैरान हो गई, लेकिन सुजाता जी ने बोला, मैंने ही अखिल को फ़ोन करके बुलाया है। मैंने उसे आज उसकी पत्नी और अपनी बेटी अंजलि की असलियत दिखाना चाहती हूँ। अखिल हैरान था कि उसकी सासू माँ यह क्या बात कर रही है, लेकिन सुजाता जी ने बोला, देखो अखिल, तुम्हारी पत्नी अंजलि तुम्हारे पीठ पीछे घर में क्या कर रही है। घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं, लेकिन वह कहीं तुम्हारे रसोई घर से तुम्हारा राशन पानी इस्तेमाल ना कर ले, जो तुम दोनों पति पत्नी इतनी मेहनत से कमा कर लाते हो। तो इसके लिए वह रसोई घर में ताला मार कर जाती है, और एक ही घर में रहते हुए तुम्हें आज तक यह बात पता नहीं चली। बहुत ही शर्म की बात है। अखिल हैरान हो गया और अपने मम्मी पापा से पूछने लगा, मम्मी यह सब क्या है और कब से चल रहा है। रेवती जी क्या जवाब देती। उन्होंने बोला, बेटा, अंजलि को लगता है कि हम तुम्हारे मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वह रसोई घर में ताला मार कर जाती है। हमने तुझसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि हम नहीं चाहते थे कि हमें लेकर तुम दोनों मियाँ बीवी में कोई टकराव हो, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम अंजलि की बातों में आकर हमसे ही किनारा कर लो। फिर हम दोनों इस उम्र में असहाय बुजुर्ग कहाँ जाते। अखिल ने बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कम से कम मुझे बताया तो होता। अंजलि तुम लोगों के साथ इतना कुछ करती रही और मुझे कुछ पता भी नहीं। रेवती जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सुजाता जी ने बोला, अखिल, मानती हूँ कि अंजलि ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कम गलती नहीं। तुम भी इसी घर में रहते हो और इस घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माँ बाप के साथ इतना कुछ गलत कर रही है और तुम्हें इसकी भनक भी नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। तुमने अपने माँ बाप को उनकी तकलीफ़ों के बारे में कभी खुलकर पूछा ही नहीं होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हें कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। यही बात शायद अगर रेवती जी खुद तुमसे बोलती तो तुम्हें एक बार को लगता कि कहीं यह घर घर में होने वाला सास बहू के बीच का मसला तो नहीं, और फिर अंजलि तुम्हें शायद अपनी बातों से बहला फुसला लेती और तुम्हें वही सही लगती। यही सोचकर रेवती जी ने खुद तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो अंजलि की माँ हूँ ना, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक माँ अपनी बेटी की शिकायत अपने दामाद से करे तो उसकी बात तो दामाद मानेगा ही, क्योंकि एक माँ तो अपनी बेटी को लेकर झूठ नहीं बोलेगी ना। और आज मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी अंजलि तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। आज तुम्हारी माँ इस स्थिति में है। अगर मैंने अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर तुम्हारे माँ बाप का साथ नहीं दिया तो कल को मैं भी इस स्थिति में आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी छोटा है, पर कुछ सालों बाद वह भी बड़ा होगा, उसकी भी शादी होगी, और यह स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को सबक ज़रूर सिखाओगे, और मुझे पता है मेरी बेटी गलत है, इसलिए मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना। तो तुम्हें जैसे हैंडल करना है करो। तुम्हारा घर है, तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारी पत्नी है, और तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना है। उम्मीद है तुम सही फैसला लोगे और वक्त रहते सब कुछ ठीक कर लोगे। मैं चलती हूँ। अखिल बहुत हैरान था कि उसकी पीठ पीछे उसके घर में इतना कुछ होता रहा और उसे इसकी भनक भी नहीं लगी। वह अपने माँ बाप से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था कि तभी अंजलि भी घर पर आ गई। अखिल को अपने से पहले आया देख वह हैरान हो गई, और अखिल का गुस्सा देखकर वह समझ गई कि आज अखिल ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अंजलि को शक हुआ कि कहीं उसके सास ससुर ने फ़ोन करके अखिल को भड़काया तो नहीं, और वह अखिल को अपने मीठे मीठे बातों से बरगलाने की कोशिश करने ही वाली थी कि अखिल गुस्से में चिल्लाया और बोला, मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, समझी। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम घर में क्या कारनामे कर रही हो। वह तो भला हो तुम्हारी मम्मी का कि वह अचानक से यहाँ आ गई और अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई फ़ोन करके बताई, और उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके तुरंत यहाँ बुला लिया और मुझे सारी सच्चाई अपने आंखों से दिखाई। साथ ही मुझे अच्छे से समझा दिया कि उनकी बेटी यानी कि मेरी पत्नी अपने सास ससुर के साथ क्या व्यवहार कर रही है। अंजलि के पास अब कोई जवाब नहीं था, और वह समझ चुकी थी कि क्यों रेवती जी बार बार उसे ऑफिस में फ़ोन कर रही थी, लेकिन वह अपने घमंड में उनका फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। अंजलि से कुछ बोलते नहीं बन रहा था कि अखिल ज़ोर से दहाड़ा और बोला, कान खोल कर सुन लो अंजलि,
मेरे लिए जितना मायने तुम रखती हो ना, उतना ही मेरे माँ बाप भी रखते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाता हूँ, वैसे ही मैं अपने माँ बाप के साथ भी पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाना चाहता हूँ। मैं उनके साथ थोड़ा सा भी गलत व्यवहार नहीं बर्दाश्त करूँगा। अगर वह भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता, और अगर तुम उनके साथ गलत व्यवहार करोगी तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊँगा। तो आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ और मेरे माँ बाप को पूरा सम्मान दो। अगर फिर कभी मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ ना कि तुम मेरे माँ बाप के साथ गलत कर रही हो, तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी पत्नी हो, और फिर मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊँगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और मम्मी पापा, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप नहीं चाहते कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, मेरे और अंजलि के बीच में मनमुटाव हो, लेकिन कम से कम अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मानता हूँ मेरी भी गलती है, मैंने आपसे वक्त वक्त पर पूछा नहीं कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करता था। पर आप लोगों ने मुझ पर थोड़ा भरोसा तो किया होता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। उस बात को मैं आज अभी और इसी वक्त यहीं पर समाप्त करता हूँ। पर आगे से अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बात समाप्त नहीं होगी। यह बात तुम हमेशा याद रखना अंजलि। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और जीवन भर तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई है, लेकिन मैं अपने माँ बाप का बेटा भी हूँ और जीवन भर उनकी जिम्मेदारी उठाना मेरा धर्म है, जो मुझे उठानी ही है। क्योंकि भले ही मेरे पापा पेंशन नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं की, लेकिन मुझे कमाने लायक पापा ने ही बनाया है अपनी उसी छोटी सी नौकरी की बदौलत। तो मैं अपने माँ बाप की बेकदरी कैसे कर सकता हूँ? मम्मी पापा, इतना तो भरोसा करते हैं ना आप लोग मुझ पर। रेवती जी और वल्लभ जी ने अखिल को गले से लगा लिया। रेवती जी सोचने लगी, भले ही उन्होंने जीवन में कुछ कमाया या नहीं, पर अपने बेटे की अच्छी परवरिश करके उन्होंने सबसे कीमती चीज़ कमाई है अपने जीवन में, जिसका फल आज उन्हें मिल रहा था। अंजलि को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अखिल का गुस्सा देखकर वह समझ चुकी थी कि अगर अब उसने कोई भी तिकड़मबाजी की तो शायद उसके रिश्ते पर भी एक खतरे की घंटी बजने लगेगी, जो कि वह कभी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत ही अपने सास ससुर से माफ़ी मांग ली और भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करने की कसम खाई। रात में अंजलि की माँ सुजाता जी का फ़ोन आया और उन्होंने अंजलि को अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई और उसे साफ साफ बोला, जरा एक बार अपने दिल से पूछ कर देख कि कल को तेरा भाई भी हमारे साथ ऐसे ही हरकत करे तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? क्या तुझे बर्दाश्त हो जाएगा? क्योंकि पेंशन तो तेरे पापा को भी नहीं मिलेगी, हम भी बुढ़ापे में तेरे भाई भाभी के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। अंजलि को आज सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी और बोली कि उसे बहुत अच्छे से अपनी गलती समझ में आ चुकी है और अब वह भविष्य में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। उधर रेवती जी को भी पता था कि अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह बहुत शर्मिंदा है, इसलिए वह सब कुछ सामान्य करने के लिए खुद ही सुबह सुबह उठकर किचन में जाने लगी। क्योंकि आज संडे का दिन था और अखिल और अंजलि दोनों की छुट्टी थी। उन्होंने अंजलि से बोला, बहू, आज तुम अखिल के साथ बैठकर बातें करो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लेती हूँ। तो अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, पर यहाँ से ही इस गलती की शुरुआत हुई थी और यहीं से मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। आप प्लीज़ अपने स्पेशल वाले पकौड़े भी बना लीजिए, पापा जी को बहुत पसंद है ना। रेवती जी ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। फिर दोनों सास बहू मिलकर चाय नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। भीतर से वल्लभ जी भी सारी बातें सुन चुके थे और वह आज बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी को उनका सम्मान वापस मिल चुका है। दोस्तों, क्या सुजाता जी ने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए सही रास्ता अपनाया? और क्या सच में ऐसी माँ होती है जो अपनी बेटी को उसकी गलतियों का एहसास करा सके? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।